अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक शख्स के बारे में कहा जाता है, मैंने पढ़ा है और मैंने बहुत करीब से भी देखा है, और लोग जो उनके बहुत करीब हैं वो ये बात दावे से कहते हैं कि जब एक बंदा जो सियासत में आया तो उस ज़माने में जब वो स्टूडेंट लीडर के तौर पर आया, यानी स्टूडेंट्स आपकी सियासत तो हमने भी की है, स्टूडेंट लीडर तो हम भी रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान सिंध मेडिकल कॉलेज के हम प्रेसिडेंट भी रहे, कराची के भी हम मुख्तलिफ इसके यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ स्टूडेंट लीडर रहे। बड़ा आजकल सियासत में उनका बड़ा नाम है, बहुत दुनिया भर में, क्योंकि तीन तरीके से जो हैं वो लीडर्स बनते हैं ज़्यादातर। एक तो ये होता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी तरीके से आपके जो लेबर यूनियन है वहाँ से, और इसी तरह आपके बल्दियाती जो इलेक्शंस होता है वहाँ से भी आता है, मज़दूर यूनियन से भी लीडर्स निकलते हैं। तो ये यूनियन जो है वो लीडर निकालती है जो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं इनिशियली, और फिर बाद में जाके मफादात में पड़ जाते हैं। भारत तो मैं बात कर रहा था कि एक ऐसा शख्स जो सियासत में आया और एक तरीके से अपने आप को स्टूडेंट लीडर कहता है, लेकिन कहा ही जाता है उनके बारे में, और मैंने पढ़ा भी है कि उस वक्त भी वो पुलिस के मुखबर थे और वो अपने आप को सियासी लीडर कहते थे, और फिर आगे चल के वो गेट नंबर 4 के मुलाजिम हुए। तो आप पहचान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसमें कोई मसलन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं तो समझता हूँ जिसने भी ये वीडियो मैं व्लॉग देखेगा वो अभी इन्हीं जुमलों में वो पहचान लेगा कि वो कौन शख्स है जो कि गेट नंबर की मुलाजमत आज से नहीं कर रहा है, बहुत अरसे से कर रहा है, और गेट नंबर 4 है वो मुलाजमत इन्हें देती रही है। लेकिन अफसोस 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 कि वो शख्स जो इनिशियल स्टेज पे जब वो स्टूडेंट था और पढ़ रहा था और वह सियासत में आ गए थे और अपने आप को स्टूडेंट लीडर कहते थे, उस वक्त वो पुलिस की मुखबरी करते थे, और उसके बाद जब ऊपर आ गए तो फिर वो गेट नंबर 4 के लिए मुखबरी करते हैं। कहा यह जाता है कि गेट नंबर 4 ने इसी काम के लिए इनको मुलाजमत दी हुई थी और आज तक दी हुई थी। लेकिन अब कहा यह गया है कि जैसे ही गेट नंबर 4 ने इनको मुलाजमत से निकाला है, ये बिल्कुल ऑफ हो गए। बहकी बातें, कभी अजीब बातें, जो इनके करीब तरीन लोग हैं उनसे कभी कहते हैं मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूँ, कभी इमरान खान को मुग़लज़ात बकते हैं, कभी ये इस मुल्क को जो है वो लोगों को, जो लोग हैं उनको मुग़लज़ात बकते हैं, अपोजिशन को तो बकते ही बकते हैं, चाहे वो ज़रदारी हो चाहे वो नवाज़ शरीफ हो। नवाज़ शरीफ का जुमला सुन के उनके तन बदन में आग लग जाती है जब उनका, इसी तरह ज़रदारी का नाम सुन के उनके तन बदन में आग लग जाती है, और अब इमरान खान का नाम सुन के निजी महफिल में, जो उनके दोस्तों की महफिल है, उसमें आग लग जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब जबकि कल ये पार्लियामेंट को जला रहे थे, ये पाकिस्तान को जला रहे थे, ये खाना जंगी पैदा कर रहे थे, ये चंद दिनों से अब हम देख रहे हैं कि ये आपके इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने इनको नौकरी पे रखा, इतने अरसे तक इनको ले के चलते रहे, ये जो एक काउंसलर की सीट PMLN के बाद नहीं जीत सकते थे, अपने इलाके में इनको जितवाते रहे और एक तरीके से उनका नुमाइंदा बन के ये हुकूमत में शामिल रहे। आज जब गेट नंबर 4 ने इनको लात मार दिया है और अब कहता है गेट नंबर 4 की किसी की मुलाजमत की अब ज़रूरत नहीं है, ऐसे हालात नहीं है, अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो अपना रोल अदा करेगी अपने तरीके से। इन लोगों को जो लोटे हैं, ऐसे लोटों के लिए ख़बर दे रहा हूँ मैं कि अब गेट नंबर 4 भी उनके लिए बंद हो गया है। तो चुनांचे और तमाम सियासी जमातों ने अपने दरवाजे ही बंद कर दिए हैं, तो खुदकुशी ही करेंगे। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोटे जो गेट नंबर 4 में पहुँच कर अपनी नौकरी पक्की करते हैं और वहाँ से फिर हुकूमत में आते हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है। शेख रशीद साहब अब मोहसिन कुश हो गए। वो मोहसिन जिसने इनको इतने अरसे तक जो है वो रखा, पाला पोसा, इनको इज़्ज़त दी, मुकाम दिया, इनको मुख्तलिफ़ सियासी जमात, मुख्तलिफ़ हुकूमतों में शामिल कराया, और अब वही शेख रशीद जब गेट नंबर 4 से निकाल दिए गए तो अब उनको अफसुर्दा होना चाहिए यकीनन, लेकिन उन पर तो जहनी दबाव आ गया है। वो तो चीखने चिल्लाने लगे हैं, अब तो अपने ही मोहसिन को वो धमकियां देने लगे हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलने लगे हैं, और बाहर इमरान खान की हिमायत और
आपने अपने मोहसिन को बुरा बोला और अंदर अपने निजी महफिल में इमरान खान की बुराई और मोहसिन की लात पड़ने पर या नौकरी से निकालने पर अफसुर्दा रोना ये शुरू हो गया। तो ये हालात कोई अच्छे हालात नहीं हैं। ये तो मेरा ख्याल मतलब जहन पे दबाव है, कहीं ऐसा ना हो कि इस दबाव की बुनियाद पर, इस अफसरदगी की बुनियाद पर, इन हालात की बुनियाद पर कहीं कोई ऐसा अमल ना कर जाएं शेख रशीद के। कल तक जो है वो पार्लियामेंट को जला रहे थे, पाकिस्तान को जला रहे थे, लोगों के दरमियान खाना जंगी पैदा कर रहे थे, कहीं इतनी अफसरदगी में वो अपने आप को ना जला बैठें। तो उनके करीब तरीन लोग को मैं कहता हूं कि आप जो बात आगे बढ़ाते हैं वो पहुंच जाती है, तो उनका ख्याल रखें कहीं वो अपनी ही आप को खुदसूजी ना कर लें। हालांकि उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक बुज़दिल सियासतदान है। वो हमने देखा है जब वो माजी में उनको कि कितने वो बहादुर थे। वो जब तक यही इस्टेब्लिशमेंट साथ थी तो वो जेल भी गए और जेल में जिस तरह रहे हैं सबको पता है। मैं अभी ये इशू नहीं उठाना चाह रहा, बस इतना ही बताना चाह रहा था जो मैंने आपको बता दिया कि अब जो बात आएगी वो आती है एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान साहब पर इस वक्त खौफ लर्जा तारी है। और वो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला उनके लिए हो गया है वो इक़्तिदार भी अब पीछे चला गया है। उनका वो जो लेटर है, वो जो जाली लेटर है जो शाह महमूद कुरैशी ने ड्राफ्ट किया बकौल असद मजीद के कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, शाह महमूद कुरैशी ने पहुंचाया है इमरान खान को, तो वो लेटर जो असद मजीद ने नहीं दिया, वो इनकार कर रहा है, तो फिर वो लेटर कहाँ गया और तब्दील हुआ वो लेटर इमरान खान के पास गया। तो गोया फिर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि ये सब कुछ शाह महमूद कुरैशी ने किया, मास्टर माइंड शाह महमूद कुरैशी हैं, इस पूरे साजिश के पीछे शाह महमूद कुरैशी हैं, ये क्राइम जो मास्टर है वो शाह महमूद कुरैशी हैं, और जो भी नाम आप दे दीजिए। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि इमरान खान साहब तमाम इस वक्त चीज़ों से अभी उनके ऊपर जो तोशा खाना का, फरा गुजर का और वैक्सीन की जो अरबों रुपए की करप्शंस का, इसी तरह तकरीबन कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर फाइलें खुल रही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है, मैं उनके अहम तरीन शख्स के ज़रिए आप तक ये खबर कर रहा हूँ कि वो फॉरेन फंडिंग केस में बहुत परेशान है। वो ये कह रहे हैं वो, और उनके लोग भी कह रहे हैं, और अभी आपने देखा कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पहले तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकी दी। पहले तो वो तमाम तर 7 साल से कोशिश करते रहे कि किसी तरह फॉरेन फंडिंग केस का मसला अदालतें जो है रोक दें, लेकिन अदालतों ने नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन पे दबाव था कि किसी तरह से स्कूटनी कमेटी फैसला ना देती रही। 7 साल गुजार गया, अकबर एस बाबर साहब लगे रहे। फिर जब देखा कि जनाब यहाँ पे मामला नहीं गल रहा है, बात आगे बढ़ रही है क्योंकि इतनी अहम तरीन करप्शंस के सबूत आ चुके हैं, तो अकबर एस बाबर को गालियाँ, उनको आपके मरातें, उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स, लेकिन वो सब चीज़ें बेकार हुई। उसके बाद अब जब सूरत हाल ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर, और उसमें से भी 10-12 दिन गुजर गए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, और कंवर दिलशाद और दूसरे लोगों के ज़रिए जिन्होंने वो चीज़ देखी है, 65 या 85 करोड़ डॉलर तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। और मेरा अपना ख्याल है, जिस तरह ईमेल मैंने पढ़ी है उसके लिहाज से, तो फिर इसमें बहुत बड़ी जो अकाउंट्स के हवाले से बड़ी ख़तीर रकम की करप्शन होगी, लूट मार होगी वो पैसा, और जाहिर है इसका नतीजा बहुत ख़राब निकलेगा, जिसमें मेगा करप्शन भी है, ऑफशोर कंपनी भी है, कंपनीज से भी फंडिंग है, भारतीयों से भी है, यहूदियों से भी है। और दूसरी बात कहने का ये है कि जी ये आपके बहुत सी जगहों से पैसे आए हैं, वो सऊदी अरब, वो कहाँ गए हैं पैसे? तो मनी लॉन्ड्रिंग भी है, ऑफशोर कंपनी भी है, मसलन गैर मुल्कियों से, भारतीयों से, यहूदियों से फंडिंग है, मसलन ये सारे केसेस सामने आएंगे तो बताइए क्या हाल होगा। तो इमरान खान साहब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो फॉरेन फंडिंग केस से है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने देखा कि उन्होंने फिर अकबर बाबर पे काम नहीं चला, तो अभी उन्होंने वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको उन्होंने कल तक बड़ी तारीफ़ की थी, और जैसे ही फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर वो मेरिट पे उन्होंने अपना काम शुरू किया, आज वो उनको बुरा लगने लगे और उसके पीछे पड़ गए। अब उसको धमकियाँ दे रहे हैं,
उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको तड़ी दे रहे हैं, उसको जो है वो आपके उसको काम करने से रोक रहे हैं, उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसकी शख्सियत को, उसकी ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इलेक्शन कमीशन करने वाला है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह रुक जाए, और अब वो एक काम करने जा रहे हैं, और वो काम क्या है कि वो अपने जो फ़ैन क्लब्स हैं उनको बुलाकर इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करना चाह रहे हैं। बताइए, इन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर आप सच्चे हैं और आपकी पर इल्ज़ामात गलत हैं तो आप रद्द कीजिएगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए और सबूत दीजिए। और अभी भी इलेक्शन कमीशन में आपका वकील खड़ा है जो 5 दफ़ा भाग चुके हैं, फ़रार हो चुके हैं, 6ठी दफ़ा उन सबूतों का अच्छा एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जी हाँ आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ़ंड ज़ब्त कर लें। अब ये काम तो जज का है ना कि वो फ़ंड ज़ब्त करता है, फ़ंड भी ज़ब्त करेगा। और आइन में जो आपके जो भी कवानीन के लिहाज से सज़ा है, फौजदारी मुकदमात भी बनेगा। अभी तो जब इलेक्शन कमीशन अपनी सज़ा देगी उसके बाद हुकूमत उस पर एक्शन करेगी, जो फेडरल गवर्नमेंट है फिर उस पर वो एक्शन करेगी। इलेक्शन एक्ट 2017, पार्टी रूल 2002, आइन और क़ानून के तहत जो भी सज़ा है वो इलेक्शन कमीशन देगी, उसके बाद की सज़ाएँ फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो आप अगर आप सच्चे हैं तो अभी पेश कर दें, आप नहीं पेश करें। आप क्या वकील अब क्या कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है, जो कि कंप्लीट है आइनी और क़ानूनी तौर पर। तो उसके बाद अभी आप चलेगा इंटर कोर्ट अपील में कि जी रोका जाए, 1 महीने में फ़ैसला ना दिया जाए। फिर आपने एक अपील दाखिल की है कि तमाम सियासी जमातों के भी 1 महीने के अंदर फॉरेन फंडिंग जो इल्ज़ामात है वो उसका फ़ैसला किया जाए। हालांकि यहाँ तो अकबर बाबर ने और स्टेट बैंक ने और इलेक्शन कमीशन ने अरबों रुपए की करप्शन के सबूत और सारी चीज़ें दे दी हैं। आप भी अगर किसी पार्टी के सिलसिले में कोई आपके पास प्रूफ और सबूत है तो ले जाएं इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप तो उस दिन से चीख रहे हैं कि इनके खिलाफ भी एक्शन नहीं, तो दीजिए ना, आप सबूत ला के दीजिए। अब तक तो ऐसी कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ नहीं आई है, और अगर आप लेके आएंगे तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब आप इमरान खान साहब को ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया है कि फॉरेन फंडिंग केस में वो ख़त्म, उनकी पार्टी और फिर लोग ये जो लोटे हैं इनको कौन सा, शेख रशीद को क्या ज़रूरत है पीटीआई बैन हो, शाह महमूद कुरैशी को या फवाद चौधरी को या और दूसरे जो लोटे इनके साथ खड़े हैं उनको क्या है, और जो एटीएम मशीन है उनको क्या है। खान साहब की पार्टी बैन होगी और खान साहब को नुकसान पहुंचेगा, जेल जाएंगे, तो जो पीटीआई के लोग हैं, जो मुखलिस लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा कि पीटीआई जो है वो बैन हो गई, तो वो तो सियासत कर रहे थे इस पर। अब ये खेल खेला जा रहा है कि लोगों को जमा करके, अब आप देखें कितना गंदा खेल है। अवाम के ज़रिए आप फ़ौज को तोड़ी दे रहे हैं, अवाम के ज़रिए आप अदलिया को, वहाँ अवाम नहीं कहना चाहिए, अपने फैन क्लब 25,000 कह दिया अदालत ने कि 15,000 से आप कानून और आइन नहीं तब्दील कर सकते। तो आप समझते हैं कि 5-10 हज़ार या 5-7 हज़ार पूरी पाकिस्तान से जमा करके आप इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे तो चीफ इलेक्शन कमीशन डर जाएगा या इलेक्शन कमीशन मरूब हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन के पीछे आइन है, इलेक्शन कमीशन के पीछे पूरी फौज है, इलेक्शन कमीशन के पीछे पूरी हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन के पीछे पूरी अपोजिशन, पूरी जमात है हुकूमती जो आज हुकूमत में है। इलेक्शन कमीशन के पीछे आपके 15, 20, 25 हज़ार, 1 लाख फैन को छोड़कर 22 करोड़ अवाम पीछे है। तो आपकी धमकियों को कौन आएगा? आप समझते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो है वो जो एक आईनी खुद मुख्तार इदारा है जिसके साथ रियासत भी खड़ा है और हुकूमत भी खड़ी है और आवाम भी खड़ी है, वो आपके इन चंद हज़ार फैन से डर जाएंगे? लेकिन आपके पास कुछ है नहीं किसी तरह से रोका जाए। बहरहाल ये रुकने वाला नहीं है, फैसला मेरिट पे होगा, आपको फेस करना है, अदालतों में जाएं और अदालतों में जंग लड़ना इस तरह आएंगे तो आपके लिए और मुश्किलात होंगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।